आजकल आप हर जगह रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में सुन रहे होगे। सोलर पार्क्स, विंड प्रोजेक्ट्स, क्लीन एनर्जी। और ऑनेस्टली इंडिया जैसी कंट्री के लिए ये शिफ्ट काफ़ी एक्साइटिंग भी है, क्योंकि इंडिया की एनर्जी डिमांड हर साल इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से ट्रेडिशनल सोर्सेज पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। चाहे सिटीज़ हो या रूरल एरियाज, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स ग्राउंड लेवल पर काफ़ी विजिबल हो चुके हैं, जिसकी वजह से रिन्यूएबल एनर्जी सिर्फ एक ट्रेंड बन के नहीं रह जाता, बल्कि ये एक लॉन्ग टर्म ट्रांजिशन है जो इंडिया के एनर्जी फ्यूचर को शेप कर रहा है और आने वाले सालों में और भी स्ट्रांग होता दिख सकता है। और इसी चेंज को समझने के लिए हम सबसे पहले सेक्टर को और थोड़ा डीपली देखते हैं। जहाँ अगर हम थोड़ा पीछे जाकर देखें तो इंडिया का पावर सेक्टर काफी टाइम तक कोल और लार्ज हाइड्रो पर काफी ज्यादा डिपेंड था। जब 50-60 ईयर पहले तक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ही ये होता था कि थर्मल पावर प्लांट्स और बड़े डैम्स, क्योंकि वही सबसे रिलायबल सोर्स माने जाते थे। एंड कोल ग्रेजुअली एक बैकबोन बन गया। और आज भी इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी का काफी बड़ा हिस्सा कोल से ही आता है। लेकिन जैसे जैसे इंडिया की एनर्जी डिमांड बढ़ी और इन्वायरमेंटल और कॉस्ट रिलेटेड चैलेंजेस सामने आए, पावर सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत महसूस होने लगी। एंड यहीं से रिन्यूएबल एनर्जी का रोल काफी ग्रेजुअली स्ट्रांग होता गया। जब पिछले एक डिकेड में सोलर और विंड कैपेसिटी का स्केल काफी तेजी से बढ़ा है और रिन्यूएबल एनर्जी अब सिर्फ एक अल्टरनेटिव नहीं है, ये बल्कि इंडिया की ओवरऑल पावर मिक्स का एक काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। एंड आज सिचुएशन ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन हर साल इंप्रूव हो रहा है, जबकि ट्रेडिशनल सोर्सेस लाइक कोल आज भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनका रोल धीरे धीरे रीबैलेंस हो चुका है, जिसकी वजह से आज इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर एक काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ फेज में दिख रहा है। जो दिसंबर 2025 तक इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी लगभग 250 गीगावाट के आसपास पहुंच चुकी है। एंड इस ग्रोथ के सबसे बड़े ड्राइवर्स है सोलर और विंड एनर्जी। और ये नंबर्स क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी अब सिर्फ एक इमर्जिंग थीम नहीं है, बल्कि ये इंडिया के पावर इकोसिस्टम का एक लार्ज स्केल और काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा बनते जा रहा है। जब पिछले कुछ सालों में कैपेसिटी एडिशन के पेस में काफी ज्यादा एक्सेलरेशन देखने को मिला है। जब 2025 में रिन्यूएबल एनर्जी में रिकॉर्ड लेवल एडिशंस देखने को मिले हैं, जो कि अराउंड 44 गीगावाट के आसपास थे। इसके बाद भी आगे का ग्रोथ आउटलुक भी काफी ज्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। जो आने वाले 5 से 10 सालों में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर लगभग 15 to 16% की ग्रोथ रेट से एक्सपांड कर सकता है। जो इंडिया का टारगेट है कि वो 2030 तक नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी को लगभग 500 गीगावाट तक लेके जाने वाले हैं। इसके अलावा भी इस सेक्टर में प्राइवेट साइड से भी काफी स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, जिसमें अदानी ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा पावर और एनटीपीसी ग्रीन जैसी बड़ी कंपनीज रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में हैवी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। और जब किसी सेक्टर में गवर्नमेंट पुश और लार्ज कॉर्पोरेट्स का कैपिटल दोनों एक साथ फ्लो करता है, तो वहाँ लॉन्ग टर्म ग्रोथ के चांसेस काफी स्ट्रांग हो जाते हैं। एंड इसी ग्रोथ पोटेंशियल को ध्यान में रखते हुए आज के वीडियो में मैं 3 रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो आने वाले सालों में सेक्टर के एक्सपेंशन का डायरेक्ट बेनिफिट दिख सकता है। एंड ये मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ कि ये वीडियो किसी भी तरह की बायस या रिकमेंडेशन कॉल नहीं है। एंड ये सिर्फ मेरा पर्सनल व्यू है और एनालिसिस है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी सबसे पहली कंपनी से, जो आज के टाइम पर इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट पावर यूटिलिटी कंपनीज में से एक है। जी हाँ, मैं यहाँ टाटा पावर की ही बात कर रहा हूँ। टाटा पावर का कोर बिजनेस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना और उसे डिस्ट्रीब्यूट करने पर है, और इसी बिजनेस से कंपनी का मेजॉरिटी रेवेन्यू जनरेट होता है, जिसमें कंपनी के पास 14 गीगावाट से ज्यादा की इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी है, जो थर्मल, हाइड्रो, सोलर और विंड जैसे डिफरेंट पावर सोर्सेस में स्प्रेड है। रिन्यूएबल एनर्जी टाटा पावर के बिजनेस का भी एक ग्रोइंग पार्ट है, लेकिन अभी भी कंपनी का पूरा बिजनेस से रिन्यूएबल्स पर डिपेंडेंट नहीं करता है। एंड इसी वजह से टाटा पावर का बिजनेस मॉडल एक बैलेंस्ड अप्रोच दिखाता है। फाइनेंशियली टाटा पावर एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, जिसमें प्रोजेक्ट्स को डेवलप और ऑपरेट करने के लिए काफी ज्यादा कैपिटल की जरूरत होती है। अगर हम टाटा पावर के आने वाले कुछ प्लान्स को देखें, तो उनका क्लियर फोकस है कि ये अपने बिजनेस को धीरे धीरे ग्रीन और क्लीन एनर्जी पोर्टफोलियो की तरफ शिफ्ट करने वाले हैं। जब कंपनी फ्यूचर में रिन्यूएबल एनर्जी के ऑपरेशनल कैपेसिटी को और एक्सपांड करने पर काम करने वाली है, जिसमें सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स का रोल काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर हम कंपनी के नंबर्स पर नजर डालें, तो करंटली कंपनी का मार्केट कैप लगभग 1,26,000 करोड़ के आसपास है, जहाँ कंपनी का पी रेशियो भी अराउंड 31 के लेवल पर है। रिटर्न रेशियोज की बात करें तो पिछले कुछ सालों में आरओई और आरओसी दोनों में ही काफी अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। एंड अब ये दोनों ही अराउंड 11% के लेवल पर आ चुके हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा हायर साइड पर जरूर है, लेकिन पावर सेक्टर जैसे कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस के लिए ये थोड़ा रीजनेबल रेंज में है, जो लगभग अभी अराउंड 1.8 के आसपास है। ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से देखें तो कंपनी ने लास्ट 10 एंड 5 इयर्स इन दोनों ही पीरियड में
रेवेन्यू एंड प्रॉफिट दोनों में ही एक कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई है। हालांकि लास्ट ईयर ग्रोथ थोड़ी स्लो रही है। और अब आते हैं हमारी लिस्ट की नेक्स्ट कंपनी पर, जो है टोरेंट पावर। एंड ये एक इंटीग्रेटेड पावर यूटिलिटी कंपनी है। मतलब कंपनी सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट ही नहीं करती, बल्कि जनरेशन से लेकर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन तक के पूरे एंटायर वैल्यू चेन को कंट्रोल करती है। चाहे कंपनी का बिजनेस इन तीनों ही वर्टिकल्स में डिवाइडेड है। अगर हम इनकी इंस्टॉल पावर कैपेसिटी की बात करें तो वो लगभग 4.5 टू 5 गीगावाट के आसपास है। जहाँ कंपनी का क्लियर प्लान है कि वो 2030 तक इस कैपेसिटी को 10 गीगावाट तक लेकर जाने वाले हैं, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड इस एक्सपांशन को सपोर्ट करने के लिए टोरेंट पावर इस सेगमेंट के अंदर 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ देखें तो इनका मार्केट कैप लगभग 70,000 करोड़ के आसपास है। एंड इनका पी रेशियो अभी अराउंड 23 का है, जो टाटा पावर के कंपैरिजन में काफी लोअर है। अगर हम इनके रिटर्न रेशियोज को देखें तो इनके आरओई और आरओसी के नंबर्स काफी अच्छे लेवल पर दिख रहे हैं, मोर देन 15%। एंड इनका डेट टू इक्विटी रेशियो ये भी काफी कम है, अराउंड 0.55 का, जो पावर सेक्टर जैसे कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस के लिए एक काफी अच्छा पॉजिटिव पॉइंट माना जा सकता है। अगर हम इनके रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो इसमें कंपनी ने लास्ट 10, 5 एंड 3 सारे टाइम इंटरवल में डबल डिजिट से ज्यादा की अच्छी ग्रोथ डिलीवर की है, जो एक काफी अच्छा पॉइंट माना जा सकता है एक्सपेक्ट द लास्ट 1 ईयर, जब इनकी सेल्स में थोड़ा सा डिप देखने को मिला है। अगर हम इनकी बैलेंस शीट पे बोरोइंग्स को देखें तो उन्होंने अपनी बोरोइंग्स को लास्ट 10 ईयर में काफी ज्यादा इंक्रीज नहीं करा है, जो भी एक अच्छा पॉइंट है कंपनी के बारे में। और फाइनली अब आते हैं हमारे इस लिस्ट की लास्ट कंपनी पर, जो रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में एक प्योर प्ले कंपनी है। जहाँ कंपनी का मार्केट कैप थोड़ा स्मॉल है, लेकिन इसने अपने आईपीओ के बाद से ही एक काफी स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। जी हाँ, मैं यहाँ केपीआई ग्रीन एनर्जी के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसमें केपीआई ग्रीन एनर्जी का मेन फोकस है सोलर, हाइब्रिड और रिन्यूएबल रिसोर्सेज के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने और उसको सेल करने पर। जहाँ कंपनी का कोर काम रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स डेवलप करना, उन्हें ओन करना और ऑपरेट करने के अलावा अपनी पावर को लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स के थ्रू सेल करने पर है। केपीआई ग्रीन एनर्जी मेनली दो बिजनेस वर्टिकल्स में ऑपरेट करती है। जहाँ पहला वर्टिकल है आईपीपी, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, जहाँ कंपनी अपने खुद के सोलर और हाइब्रिड प्रोडक्ट्स डेवलप करती है और उनसे जनरेट की हुई इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कॉम्स, गवर्नमेंट एंटिटीज और लार्ज कस्टमर्स को सेल करती है। एंड इनका दूसरा वर्टिकल है सीपीपी, कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर, जहाँ कंपनी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल क्लाइंट्स के लिए कस्टमाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स बनाती है, ताकि उनके पावर कॉस्ट कम हो सके और क्लीन एनर्जी का यूज बढ़ सके। रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो केपीआई ग्रीन का भी मेजोरिटी रेवेन्यू सीपीपी सेगमेंट से आता है। अगर हम आने वाले कुछ सालों में कंपनी के प्लान्स को देखें तो उनका अभी मेन फोकस है अपनी रिन्यूएबल कैपेसिटी को आने वाले सालों में अग्रेसिवली एक्सपांड करना। जहाँ कंपनी का मेन टारगेट है कि वो 2030 तक मल्टी गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी को अचीव करने पर है। ज्योग्राफिक एक्सपेंशन भी कंपनी के ग्रोथ प्लान्स का एक की पार्ट है, जहाँ गुजरात के साथ साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में नए प्रोडक्ट्स डेवलप किए जा रहे हैं। चलिए अब केपीआई ग्रीन के फाइनेंशियल्स को भी देख लेते हैं। जहाँ करंटली कंपनी का मार्केट कैप 10,000 करोड़ से थोड़ा कम है एंड इनका पी रेशियो अभी 24 के लेवल पर है, जो टोरेंट पावर के काफी क्लोज है और टाटा पावर के कंपैरिजन में लोअर माना जा सकता है। रिटर्न रेशियोज की बात करें तो केपीआई ग्रीन के आरओई और आरओसी दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग लेवल पर नजर आ रहे हैं, जो कि 15% के रेंज से ऊपर है। डेट प्रोफाइल देखें तो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो एक से नीचे है, जो पावर और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में रिलेटिवली थोड़ा कंफर्टेबल माना जा सकता है। लेकिन एक चीज है कि इनका जो डेट है, जो इनकी बोरोइंग्स है, इसमें पिछले कुछ सालों में एक काफी ज्यादा इंक्रीज देखने को मिला है, जिसका कंपनी को थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो ये थी वो तीनों ही कंपनीज, जिसमें इस सेक्टर के ग्रोथ के साथ साथ आपको काफी अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। एंड इन तीनों ही स्टॉक्स में आप अपनी फर्दर रिसर्च कर सकते हो और इनको ट्रैक कर सकते हो। एंड अगर मैं इसमें अपनी बात करूँ तो टाटा पावर और टोरेंट पावर थोड़े सेफर कंपनीज है, क्योंकि वो एक ऑलरेडी लार्ज और वेल एस्टेब्लिश कंपनी है, जहाँ इनको बिजनेस स्टेबिलिटी और साइज का एडवांटेज मिल सकता है। वही केपीआई ग्रीन एनर्जी अपने स्मॉलर साइज होने की वजह से थोड़ी ज्यादा रिस्की और वॉलेटाइल हो सकती है, लेकिन साथ साथ यहाँ पे आपको ग्रोथ पोटेंशियल भी ज्यादा अच्छी मिल सकती है। एंड इन तीनों ही कंपनीज को आप अपने रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट टेन्योर के हिसाब से एवेल्यूट करना कि आपके लिए इन तीनों में से कौन सी अच्छी कंपनी है। और अगर आप चाहते हो कि मैं इन तीनों स्टॉक्स का एक डिटेल्ड कंपैरिजन करूं या फिर किसी एक स्टॉक का डिटेल्ड एनालिसिस करूं, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कर देना एंड ऐसे ही फाइनेंस कंटेंट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।
मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।